नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों, आज के क्लास में हम इतिहास का इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज से इतिहास भी हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इतिहास में हम तो बेसिकली स्टार्ट करेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से, जो कि आदि इतिहास का भाग है। लेकिन उसके पहले भी इतिहास का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए कालखंड में इसको विभाजन करते हुए चलते हैं दोस्तों। तो आइए आज का इंट्रोडक्शन क्लास में देखते हैं। तो सबसे पहला समझेंगे दोस्तों कि इतिहास क्या है, ठीक है। हिस्ट्री हिस्ट्री दोस्तों हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, ठीक है। क्या क्या सुनते आए हैं? अतीत का अध्ययन। अतीत मतलब क्या होता है कि जो बीत गई, प्राचीन, मतलब जो प्रीवियस ईयर में, जो पहले साल में भूतकाल की बातें को हम अभी वर्तमान में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको इतिहास कहा जाता है दोस्तों। इस शब्द को और सुव्यवस्थित अगर रूप में हम देखें, सुव्यवस्थित तरीका से देखें, तो इसको हम कह सकते हैं इतिहास की अतीत के समक्ष। क्या दोस्तों? अतीत के समक्ष पक्षों, मतलब सभी, समक्ष मतलब क्या होता है? सभी पक्षों का अध्ययन, पक्षों का अध्ययन को इतिहास कहलाता है। को क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है दोस्तों। मतलब अतीत के समक्ष पक्षों का अध्ययन क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। समक्ष पक्ष मतलब क्या होता है? मतलब सभी पक्ष। अब सभी पक्ष में क्या क्या आ जाएगा दोस्तों? तो ये पक्ष है, ये पक्ष है इस प्रकार से। पहला सामाजिक कह सकते हो आप, सामाजिक, सामाजिक पक्ष। दूसरा आर्थिक पक्ष, ठीक है। राजनैतिक पक्ष, राजनैतिक पक्ष। और आप चौथा कह सकते हो धार्मिक पक्ष, धार्मिक पक्ष। और सांस्कृतिक दोस्तों, ठीक है। क्या? सांस्कृतिक पक्ष। मतलब ये है दोस्तों जो हम सुनते आ रहे थे, अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन। इसको अगर हम एक सभ्य तरीका से पढ़ें तो ये कह सकते हैं कि अतीत के समक्ष पक्षों का अध्ययन, सभी पक्षों का अध्ययन इतिहास। सभी पक्ष मतलब बीते हुए समय में कैसी आर्थिक व्यवस्था क्या था, सामाजिक व्यवस्था क्या था, किस प्रकार से लोग समाज में एक दूसरे के साथ रहते थे, वही कैसी समाज था, पढ़ा लिखा था, क्या कुरीतियाँ था, क्या उसका गुण था, ये सब देखेंगे। अर्थव्यवस्था कैसी थी, किस पर आधारित थी दोस्तों, ठीक है। कैसे वहाँ लोग स्ट्रगल कर रहे थे। राजनीतिक पक्ष से देखेंगे कि आज का राजनीतिक, जैसे आज भी दोस्तों, आज भी क्या है, अगर आज आज अभी वर्तमान के समय को अगर आने वाला पीढ़ी भी तो इतिहास कहेगा। तो आज समाज में क्या है, तो सामाजिक देखेंगे, वो देखेंगे। अर्थव्यवस्था आज किस पे आधारित है दोस्तों, वो देख लेंगे। आज का राजनीति क्या है, तो इसी प्रकार से पिछले समय का राजनीति क्या था। धार्मिक कैसा है आज, तो भारत धर्मनिरपेक्ष है, ये देखेंगे कि पिछले समय में जो गुजर गया है उस समय भारत कैसा था दोस्तों, ये देखेंगे बातों को। सांस्कृतिक पक्ष देखेंगे, ठीक है। तो इन सभी पक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो इतिहास का इंट्रोडक्शन में ये काफ़ी होगा कि इतिहास क्या कहलाता है। तो अतीत के समक्ष पक्षों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ये पक्ष क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इतिहास का सबसे पहला लेखन समझते हैं कि इतिहास का लेखन किसने प्रारंभ किया, ठीक है। इतिहास का लेखन दोस्तों, इतिहास का लेखन जो प्रारंभ किया, वो संसार में पहला व्यक्ति जो था उनको हेरोडोटस नाम से कहा जाता है। क्या है? हेरोडोटस, हेरोडोटस। हेरोडोटस नामक व्यक्ति ने, हेरोडोटस नामक व्यक्ति ने इतिहास का पहला बार लेखन प्रारंभ किया दोस्तों। क्या प्रारंभ किया? तो लेखन मतलब लिखना प्रारंभ किया, ठीक है। लिखना प्रारंभ किया, वो भी लगभग लगभग आपको 500 ईसा पूर्व में दोस्तों। कितना? 500 ईसा पूर्व,
ठीक है। आज से लगभग 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व मतलब क्या होता है, आज 2000 है तो 2000 साल इधर और उसके पहले 500 साल, ठीक है। तो इतना साल पहले जो है मतलब कि उसके पहले 500 साल आप जोड़ लो और 2000 इधर, तो 2500 साल पहले लगभग क्या हुआ, इतिहास का लेखन प्रारंभ हुआ। जो किसने किया था, तो सबसे पहला व्यक्ति जो उभर कर सामने आया उनका नाम क्या, हेरोडोटस। इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, ठीक है। क्योंकि इतिहास को लिखना इन्होंने ही प्रारंभ किया था। ये सब माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है दोस्तों। तो हेरोडोटस हैं जो इतिहास का पिता है दोस्तों। इन्होंने एक अपना पहला ग्रंथ लिखा, उसका नाम था हिस्टोरिका। क्या था दोस्तों, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा, या बुक आप पुस्तक कह सकते हो आप, ठीक है। तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा किसने, हेरोडोटस ने, जिनको क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है दोस्तों। इतिहास का पिता कहा जाता है इनको। ये जो हेरोडोटस हैं, कौन, हेरोडोटस, ये यूनान के रहने वाले थे। यूनान जिसको अभी ग्रीक भी कहा जाता है, ठीक है। हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे। हम दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि कहानियाँ कम बताकर हम टू द पॉइंट पे बात करें, ठीक है। तो उससे आपका कोर्स जो है सिलेबस जल्दी ख़त्म होगा। तो हेरोडोटस जो थे दोस्तों, वो यूनान ग्रीक के रहने वाले थे, ठीक है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में यूनान के हखमनी साम्राज्य के बारे में, अब वहाँ के थे तो किसके बारे में लिखेंगे, तो यूनान के हखमनी साम्राज्य, किसके बारे में लिखा, हखमनी साम्राज्य। हिस्टोरिका में इन्होंने यूनान के हखमनी साम्राज्य के बारे में लिखा, ठीक है। इसमें उन्होंने लिखा दोस्तों कि हखमनी साम्राज्य के यानी यूनान के एक राजा था, उस राजा का नाम था डेरियस। क्या नाम था, डेरियस, या उसी को दारा भी कहा जाता, दारा नाम था, ठीक है। इस दारा या डेरियस ने भारत पर आक्रमण किया था। क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था, पश्चिम उत्तर भारत, पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। शुरू में हो सकता है आपको कुछ उटपटांग लगे, फिर भी वैसा लगना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आप इतिहास से भी वैसे ही जुड़ जाओगे जैसे कि आप पॉलिटी के साथ खेल जाते हो, ठीक है। तो शब्दों का कुछ खेला होता है दोस्तों। तो हिस्टोरिका जो है वो, हिस्टोरिका में लिखते हैं कि राजा डेरियस जो हकमनी साम्राज्य के राजा थे, उन्होंने पश्चिम उत्तर भारत पर, पश्चिम उत्तर भारत बोले तो दोस्तों ये दोस्तों आप ये पहले देखो, अगर आपका कॉपी है तो ऊपर में हो जाता है उत्तर, ठीक है, और नीचे हो जाता है दक्षिण, ठीक है। इतना नॉलेज आपका होना चाहिए। इधर पूरब है और इधर लेफ्ट साइड में क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। तो पश्चिम उत्तर ये वाला क्षेत्र होगा दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब इस क्षेत्र के बारे में बोल रहा है, तो ये वाला क्षेत्र गुजरात वाला क्षेत्र को बोल रहा है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है उसी को पश्चिम उत्तर भारत, ये इधर से उत्तर हो जाएगा, इधर से पश्चिम, तो बीच में तो पश्चिम उत्तर हो जाएगा। इस पर जो है मतलब आक्रमण किया था और इसको अपना 20वां प्रांत बनाया था। कैमा प्रांत बनाया था, 20वां प्रांत। पश्चिम उत्तर भारत को कैमा प्रांत बनाया था, 20वां प्रांत किसने बनाया था, तो हखमनी साम्राज्य के राजा डेरियस ने बनाया था। राजा डेरियस ने पश्चिम उत्तर भारत को क्या बनाया था, जो कि कहाँ के था, यूनान के था, ग्रीक के था। कहाँ के था दोस्तों, यूनान बोले तो ग्रीक के था। तो किस चीज़ में मिलता है, तो हिस्टोरिका में मिलता है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक है जो कि किसने लिखा, तो इसको हेरोडोटस ने लिखा। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, तो इतिहास का पिता कहा जाता है। ये पहली ग्रंथ लिखा है दोस्तों, इतिहास मतलब कि पहला बार लिखना प्रारंभ किया है, जिसका ईस्वी मिलता है 500 ईसा पूर्व मिलता है दोस्तों। टाइम कितना मिलता है, 500 ईसा पूर्व, ठीक है दोस्तों। तो इतिहास का लेखन आपको समझ में आया कि इतिहास का लेखन हेरोडोटस नामक व्यक्ति ने शुरू किया लगभग 500 ईसा पूर्व में, इसलिए इसको इसलिए इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने सबसे पहला पुस्तक लिखा, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा, ठीक है। हिस्टोरिका में इसने, जो कि यूनान के रहने वाला था, तो ईरान के हखमनी साम्राज्य के बारे में बताया
और कहा कि यहाँ के राजा जो था डेरियस, जिसको दारा भी कहा जाता है, वो पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया और उस पर विजयी रहा और 20वां प्रांत के रूप में पश्चिम उत्तर भारत को अपना बनाया था दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये जो है पक्षपात रहित नहीं लिखा था दोस्तों, मतलब कि ये राजा के पक्ष में रह के लिखता था। अब सबसे पहला व्यक्ति जो आया जो कि पक्षपात रहित इतिहास लिखा, कैसा दोस्तों? पक्षपात रहित इतिहास, पक्षपात रहित इतिहास, वो है दोस्तों कल्हन। कल्हन ने 12वीं सदी में, मतलब 1200, 12वीं सदी मतलब 1100 कुछ ईस्वी में, ठीक है, 1100 से 1200 ईस्वी के अब बात आ गया दोस्तों। ठीक है, ये वो था ईसा पूर्व। तो कल्हन ने पक्षपात रहित इतिहास लिखा और इसने कल्हन ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था, एक ग्रंथ लिखा, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कल्हन का पुस्तक कौन सा है? राजतरंगिणी। इस राजतरंगिणी में इसने कश्मीर का इतिहास लिखा। किसका इतिहास लिखा? कश्मीर का इतिहास। ठीक है, तो कल्हन ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ में क्या लिखा? कश्मीर का इतिहास। कब लिखा? 12वीं सदी में लिखा दोस्तों, 12वीं सदी में लिखा इसने। ठीक है, 12वीं सदी में लिखा। इतना समझ में आया आप लोग को? अब दोस्तों इतिहास, बहुत सारे इतिहासकारों को ये मानना है कि भारतीय को इतिहास लेखन की जानकारी नहीं था। इतिहास लेखन की जानकारी नहीं था कि इतिहास को लिखा भी जाता है। ठीक है, नहीं था। लेकिन एक इतिहासकार हुए डॉक्टर कीथ नाम से। क्या? डॉक्टर कीथ। इन्होंने इस अवधारणा को कि इतिहास लेखन की जानकारी भारतीयों को नहीं था, उसने इस अवधारणा को खंडित करते हुए, डॉक्टर कीथ ने इस अवधारणा को काटते हुए दोस्तों, खंडित करते हुए ये बताया कि भारतीय को इतिहास लेखन की अच्छी खासी जानकारी था। ठीक है, इसने बताया दोस्तों कि भारतीय को जो था, जैसे आप अशोक के अभिलेख को आप देख सकते हो, अशोक, राजा अशोक के, ठीक है, अशोक के रुद्रदामन, सम्राट अशोक रुद्रदामन, खारवेल, ये सब दोस्तों आगे पढ़ना है। ठीक है, ये सब राजा के बारे में, रुद्रदामन, अशोक, खारवेल, ये सब के जो स्कंदगुप्त, एक दोस्तों स्कंदगुप्त, ये सब के जो अभिलेख मिलता है दोस्तों, क्या मिलता है? अभिलेख मिलता है। अभिलेख क्या होता है कि पत्थरों पर जो है काट काट कर लिखा जाता है कि हमारे राज्य में जो है क्या व्यवस्था थी न थी, तो काट काट कर लिखवाया जाता था दोस्तों डिटेल में। उसी को अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। तो ये सब का अभिलेख मिलता है। अशोक का अभिलेख मिलता है, रुद्रदामन का मिलता है, खारवेल का, स्कंदगुप्त का अभिलेख मिलता है दोस्तों, जो कि कब का है? प्राचीन काल के ही समय में है दोस्तों। तो ये सब का अभिलेख से ये प्रमाणित होता है कि नहीं, भारतीयों को ये मानना कि इतिहास लेखन की जानकारी नहीं था, ये मानना क्या है? गलत है। भारतीयों को इतिहास लेखन की अच्छी खासी जानकारी था। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो अशोक के अभिलेख से, रुद्रदामन, खारवेल और स्कंदगुप्त के अभिलेख से। इतना ही नहीं दोस्तों, साहित्यिक भी स्रोत है, उसके आधार पर भी आप कह सकते हो, साहित्यिक स्रोत के आधार पर कह सकते हो। बहुत सारा साहित्य मिलता है दोस्तों, तो साहित्यिक स्रोत के आधार पे आप कह सकते हो कि भारतीयों को अभिलेख की जानकारी था। साहित्यिक स्रोत में जैसे वेद था, तो वेदों से, पुराणों से, महाकाव्यों से, इस आधार पे दोस्तों, मनुस्मृति से, इस आधार पे आप कह सकते हो कि भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी नहीं था। इसका कहना जो है गलत है। ठीक है, तो भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी था दोस्तों। भारत में
ही नहीं बल्कि संसार में पहली बार अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में, ग्रंथ का क्या नाम है दोस्तों? अर्थशास्त्र में चाणक्य लिखते हैं। कौन लिखते हैं? चाणक्य का ग्रंथ कौन है दोस्तों? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में दोस्तों चाणक्य लिखते हैं कि राजा के संप्रभु की चर्चा करते हैं दोस्तों। राजा के संप्रभुता का सिद्धांत देता है। किसका सिद्धांत? तो संप्रभुता के सिद्धांत। आप संप्रभुता के सिद्धांत को जानते हो कि किसी भी जो है कोई भी देश जब अपने आंतरिक और बाहरी फैसला जो है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से लेता है तो इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? संप्रभुता कहा जाता है। तो इस संप्रभुता की चर्चा जो है पहली बार किसने किया है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में चाणक्य ने किया है, जो कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, तो ये भी तो भारत के थे। तो भारत नहीं, दुनिया में पहली बार संप्रभुता का सिद्धांत इसने दिया दोस्तों। संप्रभुता की चर्चा चाणक्य ने किया। अर्थशास्त्र नाम से लगता है कि अर्थव्यवस्था के बारे में बताता होगा, लेकिन ये जो बुक जो है ये राजनीति पर आधारित है दोस्तों। किसका पर है? राजनीतिक पे आधारित बुक है दोस्तों। तो अर्थशास्त्र ये क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थशास्त्र जो बुक है वो किस पर आधारित है? तो राजनीतिक पे आधारित बुक है, जो किनका है? चाणक्य का है। किनका है दोस्तों? तो चाणक्य का है। ठीक है, चाणक्य ने पहली बार संप्रभुता का सिद्धांत दिया, जो कि ये संसार में था दोस्तों। संसार में पहली बार, संसार में इसके पहले संप्रभुता का कोई चर्चा नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि इतिहास का, ये तो आप समझ लिए कि कुछ लोगों का ये मानना था कि भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी नहीं था। इसको गलत करते हुए डॉक्टर किथ कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा मानना कि भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी नहीं था। उनको भली भांति इसकी जानकारी था। इसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने जो है सम्राट अशोक, रुद्रदामन, खारवेल, स्कंदगुप्त इन सम्राटों के अभिलेख से चर्चा करके बताते हैं कि कितनी सुव्यवस्थित तरीक़ा से इन्होंने अपनी अभिलेखों में लिखवाया है इतिहास। तो कैसे आप कह रहे हो कि इसको जानकारी भारतीयों को नहीं था इनको जानकारी। आप साहित्यिक स्रोत पे भी कह सकते हो, वेदों से, पुराणों से, मनुस्मृति से, ये सब से आप कह सकते हो कि इनको जानकारी था दोस्तों। ठीक है, चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में पहली बार लिखा कि संप्रभुता, राजा के संप्रभुता का सिद्धांत इन्होंने दिया। किसी भी राज्य के संप्रभुता सिद्धांत दिया कि कोई भी राज्य संप्रभु तभी हो सकता है जब आंतरिक और बाहरी मामला में खुद से बिना किसी हस्तक्षेप के वो अपने निर्णय को ले रहा है। तो ये संप्रभुता का सिद्धांत है दोस्तों। ठीक है, जो कि भारत के ही किसने दिया था? विद्वान, जिनका नाम था चाणक्य। अब इतिहास का काल विभाजन समझते हैं। ठीक है, इतिहास का काल विभाजन। ठीक है, काल विभाजन कैसे किया जाता है इतिहास को? तो कालखंड के दृष्टिकोण से इतिहास को दो भागों में बांटा जाता है। कालखंड के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा जाता है। 2 एरा। एक दोस्तों होता है ईसा पूर्व, जिसको BC बोला जाता है, बिफोर क्राइस्ट। और एक होता है AD। क्या होता है? AD। इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, ये अ ईयर ऑफ गॉड। तो ये है ईसा पूर्व। क्या है आपका? ईसा पूर्व। दोस्तों एक बिफोर क्राइस्ट है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, और एक है एनो डोमिनो, मतलब कि ईश्वर के समय से।
मतलब कि ये क्या हो गया, एडी। एडी आपको ईसा मसीह के जन्म से, ठीक है। ऐसा किया जाता है कि यहाँ पे समझो कि इधर से समय चलता आ रहा था इस प्रकार से कि पहले आपको 2500 ईसा पूर्व हुआ, फिर आपको 2000 हुआ, फिर आपको 1500, 300, 200, फिर 100, ऐसे चलता था, उल्टा चलता था दोस्तों। तो जब ईसा मसीह के जन्म हुआ, उसको उनको जन्म का शून्य माना गया, और इसके बाद जो है ना, इसके बाद का समय को 1, 2, 3, 4 ऐसे, ठीक है, 100, 200, ठीक है, 2000, 2024 ऐसे दोस्तों माना गया, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले कैसा चलता था, तो उल्टा चलता था। पहले चलता था 2500 है तो 2500 के बाद फिर क्या आएगा, 2400 आएगा, 2300 आएगा, 2200। लेकिन ईसा मसीह के जन्म को क्या माना गया, जन्म को शून्य माना गया, और उसके बाद शून्य से ऊपर की ओर बढ़ने लगा, ठीक है। तो ऐसे दो एरा में, दो भागों में कालखंड के दृष्टिकोण से विभाजित किया जाता है, एक बीसी और एक एडी में, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, हम शून्य से स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास को, ठीक है। बिल्कुल शून्य से बोले तो हमने क्या स्टार्ट किया, पहले इतिहास क्या होता है उसको बारे में हमने बताया कि सभी पक्षों का अध्ययन इतिहास कहा जाता है। फिर हमने बताया कि इतिहास का पहला जो है लेखन किसने प्रारंभ किया था, तो पहला हेरोडोटस नामक वैज्ञानिक ने, हेरोडोटस नामक विद्वान ने स्टार्ट किया था, ठीक है, इतिहास का क्या लेखन, जिसने अपने हिस्टोरिका नामक पुस्तक में क्या लिखा था, तो भारत के वो हकमनी साम्राज्य जो कि यूनान के रहने वाले थे, तो यूनान के हकमनी साम्राज्य के बारे में दारा जो कि डेरियस है उसके बारे में लिखा, और बताया कि इसने भारत पर आक्रमण किया, भारत के जो उत्तर पश्चिम जो सीमा है उसको अपना विस्मा प्रांत के रूप में बनाया था, ठीक है। तो ये हेरोडोटस बताते हैं। लेकिन सबसे पहली बार पक्षपात रहित इतिहास जो लिखा वो कलहन ने लिखा अपनी पुस्तक राजतरंगिणी 12वीं सदी में, ठीक है, यानी 1100 से 1200 ईस्वी के बीच में उसने कलहन राजतरंगिणी में लिखा कश्मीर का इतिहास। सीधे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, तो राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसका पुस्तक है, तो कलहन की है। किसका, कब लिखा गया, तो 12वीं सदी में लिखा गया, ठीक है। फिर लोगों में ये मतलब कुछ विद्वान को, कुछ वैज्ञानिक को, कुछ इतिहासकार को ये मानना था दोस्तों कि भारतीय को इतिहास लिखने का जो था वो कला नहीं था, इतिहास लिखने की जानकारी नहीं था। लेकिन डॉक्टर किथ इसको जो है गलत प्रमाणित करते हुए वो ये कहते हैं कि नहीं, भारतीय को इतिहास लिखने की जो है वो था, ठीक है, कला, वो था जानकारी। अगर नहीं विश्वास है तो आप अशोक के रुद्रदामन और खारवेल, स्कंदगुप्त ये सब के अभिलेखों को पढ़ो, जो कि पत्थरों पर कितनी सुव्यवस्थित तरीक़ा से अपने राज्य के बारे में लिखवाया गया है। तो और इतिहास क्या होता है, अपने समाज के बारे में बताया है, सब कुछ के बारे में, कोई राजा काम किया उसको लिखवाया है, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार से आप साहित्यिक स्रोत के आधार पे भी कह सकते हो, वेदों से, पुराणों से, महाकाव्यों से, और आप मनुस्मृति इस सब से भी बोल सकते हो कि भारतीयों को इतिहास का लेखन की आइडिया थी दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों, इसके बाद हमने कहा कि आप भारतीय इतिहास का विभाजन में हमने बताया कि 2 एरा है, 2 भाग में। एक तो बिफोर क्राइस्ट जो कि ईसा पूर्व है, और एक एनो डोमिनी है, ये ईयर ऑफ गॉड जिसको कहा जाता है, जो कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है, बाद का एरा है, ठीक है। तो 2 भाग में इतिहास को हमने दोस्तों विभाजन करके बताया है। अब दोस्तों आप समझो कि ये 2 भाग हो गया। अब भारतीय इतिहास का आयाम देखते हैं, क्या देखते हैं, तो भारतीय इतिहास, हमको भारतीय पढ़ना है दोस्तों, तो भारतीय इतिहास का आयाम, डायमेंशन। अब इसमें दोस्तों 2 आयाम है, 2 पक्ष है, ठीक है। क्या है, 2 आयाम है। कितना आयाम है दोस्तों, तो इसमें 2 आयाम है। एक तो है उज्ज्वल और एक है अंधकार में। क्या है, उज्ज्वल पक्ष है, उज्ज्वल पक्ष,
भारतीय इतिहास का उज्ज्वल पक्ष है, और एक है आपका अंधकारमय, ठीक है। हम चाहते तो अब तक आपको टू द पॉइंट बात करते तो बहुत आगे पहुंच सकते थे, लेकिन दोस्तों जब तक आप रिलेट नहीं कर पाओगे एक दूसरे से, कैसे कैसे डेवलप हुआ ये कहानी नहीं समझोगे, तो आप कितना भी याद कर लो आप भूल ही जाओगे, ठीक है। तो समझो कि भारतीय इतिहास का दो आयाम है। एक आयाम तो है उज्ज्वल पक्ष और दूसरा अंधकारमय पक्ष। अंधकारमय मतलब कि किसी भी समाज में जो कुरीतियाँ होती है, बुराइयाँ होती है, उसको रखा जाता है। और उज्ज्वल पक्ष मतलब कि जो आपके लिए आपने संसार को अच्छी-अच्छी बातें दिया है, ठीक है। तो उज्ज्वल पक्ष के अंतर्गत भारतीय सभ्यता और संस्कृति के महत्वपूर्ण आयामों को रखा जाता है। क्या रखा जाता है? तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के महत्वपूर्ण आयाम को रखा जाता है दोस्तों। महत्वपूर्ण बातें को रखा जाता है, इसको उज्ज्वल पक्ष में रखा जाता है, ठीक है। समझ पा रहे हो आप? इसमें भारत ने संसार को क्या दिया उसको रखा जाता है। यानी आप कह सकते हो कि भारतीय सभ्यता की संसार में देन को रखा जाता है, कि भारतीय सभ्यता ने या सभ्यता के संसार में देन को, मतलब संसार को क्या सीख देता है भारतीय सभ्यता, क्या मतलब कि संसार, जैसे दोस्तों संसार में देन है योगा दोस्तों, योगा है। और फिर आप कह सकते हो इसने संसार में जो दिया, खगोल विज्ञान दिया, ये सब रखा जाता है उज्ज्वल पक्ष में, योगा, खगोल शास्त्र को। और आप ये कह सकते हो कि जो ध्यान योगा करते हैं दोस्तों, वो सब भारतीय का देन है, ठीक है। जिसको आप आत्मा से, ईश्वर से अपने आप को जोड़ पाते हो, वो ईश्वर, ये जो है भारतीयों का देन है दोस्तों, ठीक है। तो ये है उज्ज्वल पक्ष है। और लेकिन आज दोस्तों, आज कुछ लोग आपको ऐसा कहते हुए मिल जाएगा कि हमारा अतीत ही सही है, हम काश अतीत में ही जीते। लेकिन क्या आप अतीत में जीना कबूल करेंगे दोस्तों? तो बेहिचक आप बोल सकते हो कि नहीं, हमारे इतिहास में, अतीत में भी कुछ कुरीतियाँ थी, हम अवश्य इतिहास के उज्ज्वल पक्ष को जीना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों आज के समाज में भी उज्ज्वल पक्ष को रखना चाहेंगे, लेकिन अंधकारमय जो पक्ष था उससे हम सीख लेंगे, वैसे कुरीतियाँ को हम नहीं करेंगे। जैसे दोस्तों सती प्रथा और दलितों के लिए, निम्न वर्गों के लिए ये सब जो शोषण होता था, विधवा पुनर्विवाह पर रोक जो था, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, ये सब जो कुरीतियाँ थी दोस्तों, बाल विवाह जो था, ठीक है, बाल विवाह, बचपन में ही विवाह करा दिया जाता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि बचपन में विवाह करा दिया, जब विवाह करने का एज हुआ तो पता चला कि उसका तो पति सती हो गया, पति उसका ख़त्म ही हो गया, चला ही गया इस दुनिया से। अब बताओ कैसे वो ज़िंदगी काटेगी। तो ये दोस्तों, ये जो है काफ़ी बुराइयां थी, ठीक है। जन्म के आधार पर आप कह सकते हो वर्ण का विभाजन, जन्म के आधार पर ऊंच नीच में बांट देना, वर्ण का विभाजन, ठीक है। ये सब अंधकारमय पक्ष है। इससे हम सीख लेंगे कि ऐसी समाज हमें नहीं चाहिए। इससे जो है समाज का क्या होती है, बुराइयां होती है। तो हम उज्ज्वल पक्ष में जीना अवश्य चाहेंगे, लेकिन इसको समाप्त करना चाहेंगे, इससे हम सीख लेना चाहेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखते हैं भारतीय इतिहास दोस्तों। तो भारतीय इतिहास को अगर हम देखें, भारतीय इतिहास, ठीक है, तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कितना भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। 3 भाग कौन कौन सा है? एक है प्राग ऐतिहासिक, प्राग, या तो ऐसे आपका प्राग ऐतिहासिक,
प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, और एक है दोस्तों तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये दोस्तों जो समय है, ये समय है 2.5 लाख से, कितना से 2.5 लाख से लेकर के आपका ये समय है 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व। आइए अब हो जाएगा दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल 2500 से, 2500 ईसा पूर्व से, 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये 600 ऐतिहासिक काल जो है 600 ईसा पूर्व से 1947 जब भारत आज़ाद होता है, 600 ईसा पूर्व से 1947 क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा, ईस्वी हो जाएगा ना दोस्तों। तो ये 3 भागों में हम इसको भारतीय इतिहास को बांट दिए हैं। अब तीनों को पढ़ेंगे दोस्तों। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, एक है आदि ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक काल। ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है दोस्तों, इसको पाषाण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाषाण काल। ठीक है, इसमें पत्थरों से बने औजार के कारण इसको पाषाण काल कहा जाता है। इसमें दोस्तों जो आदि ऐतिहासिक काल है, इसमें आप सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता। तो 2 सभ्यता इसमें हम देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। आइए दोस्तों, इसमें भारत के 3 इतिहास 3 भागों में बांटेंगे, एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न। ठीक है, प्राचीन इंडिया और मध्यकालीन इंडिया और क्या, आधुनिक इंडिया के बारे में। ये जो प्राग ऐतिहासिक काल, जो पाषाण काल होगा, इसको भी हम 3 कालखंड में बांटेंगे दोस्तों। पहले इसको समझो। जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसका आधार क्या होगा, इस पर जो है पूरा तात्विक स्रोत क्या मिलेगा, पूरा तात्विक स्रोत। मतलब जो पुराना अस्थियां लोगों का और जो पुराना जो है उसके औजार, ये सब के बारे में जो है पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। उसके जो रहने का जो था वो अवशेष मिलता है दोस्तों। वो अवशेष का अध्ययन से हम पता चलते हैं। इसमें लिखित कुछ नहीं मिलता, इसमें लिखित जो है कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो लिखित स्रोत इसमें नहीं है। क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। लोगों की जो अस्थियां है और उस सब का औजार है, इस पर हम अध्ययन करके प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे, जो कि कितना एरिया है, तो 2.5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित तो दोस्तों है, लिखित है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। लिखित है बट इसको पढ़ा नहीं जा सकता। ऐतिहासिक काल में इसमें लिखित भी है, पढ़ा भी जा सकता है, लिखित है, पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 3 कालखंडों में इतिहास को बांट कर देखेंगे दोस्तों। तो आइए प्राग इतिहास काल का कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, तो ये समय हमने बता रखा 2.5 लाख से 2500 ईसा पूर्व। इसमें दोस्तों इस काल का अध्ययन पूर्णतः किस पर आधारित होगा, तो पुरातात्विक स्रोतों पर, पुरातात्विक स्रोतों पर। ठीक है, पहले हमने बता रखा निर्भर है ये। तो पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, तो ये होता है जो उत्खनन से प्राप्त होता है। पुरातात्विक स्रोत किससे होता है, उत्खनन मतलब ऊपरी भाग को खोद कर निकाला जाता है, तो उत्खनन से ये प्राप्त होता है। ठीक है, फिर दोस्तों इसमें मनुष्यों के द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण, उसकी अस्थियां, क्या मिलता है, उपकरण जो मनुष्य ने प्रयोग किया, उपकरण और अस्थियां, ये सब पे आधारित है दोस्तों ये समय। ठीक है, तो इसका अध्ययन किया जाता है किसमें, प्राग ऐतिहासिक काल में। इसे ही कहा जाता है पाषाण काल। इसी को क्या कहा जाता है, पाषाण काल कहा जाता है दोस्तों, पाषाण काल कहा जाता है। और पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा जाता है। क्वेश्चन भी इसमें पूछ देता है पाषाण काल को, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक है पूरा पाषाण काल, माने पूरी तरह से पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। एक है आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और एक है आपका हो जाएगा
नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये दोस्तों जो पूरा पाषाण काल सबसे प्रारंभिक के समय होगा, जो कि सबसे प्रारंभिक हमने बता रखा कि 2.5 लाख से कितना का है समय दोस्तों, तो 2.5 लाख से ईसा पूर्व से आपका ये हो जाएगा 10,000, 10,000 ईसा पूर्व। आइए 10,000 से आपका हो जाएगा दोस्तों 600 ईसा पूर्व, 10,000 से 600 ईसा पूर्व। तो ये समय ज़रूरी नहीं याद करना, ठीक है। और ये 600 से आपका हो जाएगा दोस्तों 2500 ईसा पूर्व, सॉरी 6,000 से दोस्तों, ये 6,000 से 2500 ईसा पूर्व। अब 2500 के बाद क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब आदि ऐतिहासिक काल। तो पूरा पाषाण काल में, सॉरी पाषाण काल को भी 3 भागों में, एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल दोस्तों 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, फिर 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल, और नवपाषाण काल 6,000 से 2500 ईसा पूर्व। फिर नवपाषाण काल के बाद आपका आ जाएगा आदि ऐतिहासिक काल। ये तो हमने ऐतिहासिक काल का कालखंड देख लिया दोस्तों, अब हम देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो पाषाण काल को हमने 3 भाग में बांट दिया। अब हमको दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल पहले हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये 2 से 3 दिन का टॉपिक होगा, लेकिन हम इससे पहले पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, जो कि किस में आता है, आदि ऐतिहासिक काल में। किस में आता है दोस्तों, आदि ऐतिहासिक काल में। तो हमें लगता है आज के लिए इतना ही रहने दें, इंट्रोडक्शन इतना ही काफ़ी होगा। आप अब अगला क्लास में जो शुरू होगा आदि ऐतिहासिक काल दोस्तों, क्या आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसी के अंदर आ जाएगा आपका क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आदि ऐतिहासिक काल हम देख रहे थे, ठीक है, कि आदि ऐतिहासिक काल, इसमें हम देखेंगे दोस्तों किस पे आधारित है। तो ये जो आधारित है दोस्तों लिखित और पुरातात्विक, लेकिन लिखित तो है दोस्तों, लेकिन इसमें पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसका भी जो मुख्य जो स्रोत होगा वो पुरातात्विक स्रोत पर भी इसका ही अध्ययन होगा, ठीक है। इसमें 2 सभ्यता आती है, 2 सभ्यता आती है। आदि ऐतिहासिक काल में कितनी सभ्यता आती है दोस्तों, तो 2 सभ्यता आती है। वो कौन कौन से सभ्यता है, तो वो जो 2 सभ्यता है, अच्छा इसका जो टाइम काल हमने बता रखा वो 600 पर ख़त्म होता था, ठीक है, सॉरी 2500 पे ख़त्म हुआ था। तो 2500 से आपका इसका जो काल है 600 ईसा पूर्व है, और फिर 600 से 1947 तक ऐतिहासिक काल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 सभ्यता आता है, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा आपका हो जाएगा वैदिक सभ्यता। क्या हो जाएगा, वैदिक सभ्यता दोस्तों। तो ये दोनों सभ्यता को हम पहले पढ़ेंगे। तो दोस्तों कल की क्लास में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। जब ये दोनों ख़त्म हो जाएगा तो आपका आदि ऐतिहासिक काल ख़त्म हो जाएगा। फिर हम बैक लेंगे ये प्राग ऐतिहासिक काल, जो 2 से 3 दिन की क्लास होगा। फिर उसके बाद अंतिम टॉपिक होगा ऐतिहासिक काल, जिसको 3 काल खंडों में बांटा गया है। किसको, ऐतिहासिक काल को दोस्तों, जो कि 600 से 1947 तक का समय है दोस्तों। 600 से कितना है, 1947 तक का। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों हम रखेंगे, ठीक है। बाकी अगले क्लास में। थैंक यू दोस्तों।